Hello students. Now today I am going to discuss introduction to object-oriented programming concepts. Now in this topic, first of all, we will discuss procedure-oriented programming and object-oriented programming. Now when we say procedure-oriented programming, so procedure means a function or a method. ठीक है, कोई टास्क करना है उसके लिए एक प्रोसीजर बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और उसके थ्रू उस टास्क को परफॉर्म करते हैं. तो ये हमारा किसमें आता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है, डायमीटर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे 3 टास्क करने हैं और इन तीनों टास्क को करने के लिए मैंने 3 डिफरेंट पर्सन को यहाँ पे अलॉट कर दिया. एक पर्सन एरिया कैलकुलेट करता है, एक पर्सन सरकमफेरेंस कैलकुलेट करता है, एक पर्सन डायमीटर कैलकुलेट करता है. तो तीनों के अलग अलग टास्क हैं, वो इसको परफॉर्म करते हैं और हमारा एरिया का डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाती हैं. तो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट. नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है. जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हमारा फोकस था क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं. जैसे एरिया कैलकुलेट करना था, सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना था, डायमीटर कैलकुलेट करना था. तो हमारा फोकस किस पे था? प्रोसीजर्स पे. जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट क्या है. तो यहाँ पे पहला जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा? फॉर एग्जांपल हम ले ले वही सेम एग्जांपल, तो सर्कल पे होगा कि देयर इज अ एंटिटी, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं? सर्कल. अब सर्कल से रिलेटेड क्या क्या है? उसका एरिया भी है, उसका सरकमफेरेंस भी है, उसका डायमीटर भी है, उसका रेडियस भी है. इन जो कैलकुलेशंस हैं इनको हम सेकेंडरी कर देते हैं और पहला फोकस हमारा किस पे होता है? उस ऑब्जेक्ट पे. तो सारी जो कोडिंग होगी, सारी प्रोग्रामिंग जो होगी वो डिपेंडेंट टू दैट ऑब्जेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो 2 टाइप की प्रोग्रामिंग यहाँ पे होगी, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स. नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेटा एब्स्ट्रैक्शन. So data abstraction means hiding the background details and showing the required details. तो रिक्वायर्ड डिटेल्स को शो करना है और जो बैकग्राउंड डिटेल्स है उनको हाइड करना है. अब समझते हैं बैकग्राउंड डिटेल्स का मतलब क्या होता है और रिक्वायर्ड डिटेल्स का मीनिंग क्या होता है. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है सपोज, राइट. तो आप जब एज अ स्टूडेंट हो, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो क्या पूछा जाता है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्लास, या व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम. कुछ डिटेल्स पूछी जाती है. आपकी बाकी की डिटेल्स नहीं पूछी जाती है कि आपके नेबरहुड में कौन रहता है, या फिर आपके अंकल्स कौन है, आपकी आंट कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो. मीन्स वो सारी डिटेल्स नहीं पूछी जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है. रिक्वायर्ड क्या है? आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपके किस क्लास में एडमिशन लेना है, एटसेट्रा. सो उस मोमेंट पे जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है दे आर रिक्वायर्ड डिटेल्स, और जो डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है दे आर बैकग्राउंड डिटेल्स. तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. कि जो फीचर्स रिक्वायर्ड है उनको शो करो, जो रिक्वायर्ड नहीं उनको हाइड कर दो. दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट कम्स inheritance. Now when we say inheritance means a class inherits the properties of another class. एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है. इनहेरिट करने का मतलब है दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को शेयर कर रहा है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं अगर बैट्समैन और एक वर्ड बोल रहा हूँ क्रिकेटर, तो क्रिकेटर जो है एक ऐसा पर्सन है जो क्रिकेट खेलता है. क्रिकेट खेलना मीन्स ये बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है. मीन सारे टास्क जो क्रिकेट के अंदर होते हैं. बट व्हेन वी से बैट्समैन, तो बैट्समैन जब बोलेंगे तो ये एक ऐसा पर्सन है जो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में क्या खेलता है? बैटिंग करता है. ठीक है. सो अगर क्रिकेटर बोलेंगे तो बैट्समैन भी हो सकता है, बॉलर भी हो सकता है, विकेट कीपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट जब बैट्समैन बोलेंगे तो ये बैट्समैन इटसेल्फ. लेकिन ये बैट्समैन तो होगा, साथ साथ ये क्रिकेटर भी होगा. मतलब इसके ऊपर क्रिकेटर की सारी क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी. बट क्रिकेटर के ऊपर सारी बैट्समैन की प्रॉपर्टीज नहीं एप्लीकेबल होंगी. क्रिकेटर की अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज है. बट बैट्समैन की बात करेंगे तो बैट्समैन इटसेल्फ इज अ बैट्समैन एज वेल एज अ क्रिकेटर. सो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? कि यूजिंग द सेम पीस ऑफ कोड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे आगे कि सपोज हमारे पास एक कोड हमने बनाया, सपोज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ
एनी फिगर, एरिया कैलकुलेट करना है। अब जब हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो रेडियस पास करते हैं, इट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ सर्कल। व्हेन वी पास लेंथ एंड ब्रेड्थ, इट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ rectangle. When we pass a side, it calculates the area of a square. In the same way, it is calculating the area of different type of figure depending upon their requirements, right? So एक ही function बनाया area, but वो area calculate कर रहा है different figures का as per the given scenario. So this is called polymorphism. Next comes encapsulation. Encapsulation का meaning क्या है? जस्ट टू मेक अ क्लास। जब हम एक क्लास बनाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन। तो हम करते क्या है, क्लास बनानी है। जैसे सपोज हम लोग को एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट की क्वालिटीज को हम कलेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट क्या है। स्टूडेंट के पास एक अपना रोल नंबर है, एक क्लास है, एक सेक्शन है, एक नेम है, एक पेरेंट्स का नेम है। जो भी क्वालिटीज है उनको कलेक्ट किया, और स्टूडेंट क्या क्या परफॉर्म करता है, स्टूडेंट प्ले करता है, स्टूडेंट स्टडी करता है, स्टूडेंट और जो स्कूल में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्ट लेता है। तो जो सारा कुछ स्टूडेंट परफॉर्म करता है वो उसमें किस में आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज में। और इन सबको हम कलेक्ट, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को कलेक्ट करते हैं और जो बन के आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट। और वो हमारा एक एज अ क्लास बिहेव करता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लास इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जावा। नाउ फीचर्स ऑफ जावा, व्हेन वी से the first feature comes is it is uh, the language which is based on object oriented programming, right? Java supports object oriented programming. Now what is the meaning of object oriented programming? Means the programming which is totally oriented on the object, means everything that we program is an object. So Java basically is a language which is totally based on object oriented programming. Next feature is it is platform independent. Now when we say platform independent, this means if we are making a program in Java, we are coding a program in Java, now the same program can be executed on different platforms. Now this can be done in other languages also, but the main feature of Java is that here we do not need to transfer the source code to different machines. Means once we have written the source code, it will work for different machines without any change, right? We create a program and then we compile that program and we create a bytecode, and that bytecode is transferred to different machines, different platforms that can be executed easily. So Java is a platform independent language. Next comes, it is very much secured. Now how it is secured? Java has various built-in features which helps this to secure the code. Like for example, if we compile a program, it creates a bytecode and that bytecode is transferred to other machines for the execution. Now अब क्या होता है, जो bytecode हमने ट्रांसफर किया है, bytecode is a machine code that cannot be edited, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो in this way our program is secured. हमारा प्रोग्राम जो सोर्स कोड है वो हमारे पास है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, राइट? दिस इज one of the quality of security. There are so many features of security. This is just one example. So in this way, Java is a secured language. Next comes, it is a language which supports various graphics features. Now you can see there are so many applications on Android based applications that you are using in your phone. Now these applications are basically designed in Java. So you can see there are a lot of graphics are involved in the programs, a lot of graphics are involved in the games. All these are supported by Java. So in Java we can easily make the codes with the help of graphics, and we can make beautiful programs of graphics. So in this way Java supports graphics also. Okay, next comes after this types of Java programs. Now when we say types of Java programs, there are two types of Java programs. Number one is standalone applications and number two is internet applets. Now internet applets and standalone applications, these are the two types of Java programs. First we will discuss standalone applications. Now standalone applications are those programs which are bigger, which are complex programs that contains a lot of codes in this. और ये सारा कोड जो होता है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स कोड होता है और ये इसकी स्पेशलिटी होती है, as the name suggests, stand-alone application. Stand-alone means these programs can be executed independently because they contain the whole code of the program. They doesn't require any extra thing. We make a program and that program is executed by itself without requiring any extra
environment or support, right? So these are standalone application programs. And when we say internet applets, now these are the small programs. They are having little bit of graphics in them, but they cannot be executed independently. They require a web page. Now, just suppose if you say, sometimes we see when we open a web page, in that web page we see some pop-ups are there, right? या sometimes अगर आप देखो वेबसाइट ओपन करो तो आपने कुछ ओपन नहीं किया, वो अपने आप से ओपन होके आ गया है. तो दैट ग्राफिक्स इज, दैट स्मॉल स्क्रीन इज डिजाइंड बाय इंटरनेट एप्लेट्स. नाउ दीज आर द इंटरनेट एप्लेट्स. इसको करते क्या है, इसको किसी वेब पेज के साथ अटैच कर देते हैं और वो वेब पेज जब एग्जीक्यूट होता है तो साथ में ये इंटरनेट एप्लेट्स भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं और ये हमको दिखाई देते हैं. इसीलिए हम वेबसाइट ओपन करते हैं कुछ और ओपन हो जाता है उसके साथ एक अटैच पेज. तो जो अटैच पेज है, ये जो अटैच छोटा सा ग्राफिक्स आ रहा है, वो इंटरनेट एप्लेट्स के थ्रू आ रहा है. और दिस इज द इंटरनेट एप्लेट्स. सो इन आवर कोर्स वी विल स्टडी ओनली स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस. तो जितने भी प्रोग्राम्स हम जावा में बनाएंगे, दे आर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस. और इंटरनेट एप्लेट इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, बट यू शुड नो बोथ द थिंग्स, इंटरनेट एप्लेट्स एज वेल एज Java standalone applications, right? Next is Java compilation process. जब हम Java compilation process की बात करते हैं तो Java compilation process में जो compilation process है वो थोड़ा सा different है other languages से. जब हम other languages की बात करते हैं तो other languages में simple सा compilation process है. जो source code है, source code means जिस code में programming की गई है, ठीक है, उस code से program convert किस में होता है, byte code में. और इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस. और ये सिंपल सा होता है कि सोर्स कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है इन अदर लैंग्वेजेस. बट जब जावा की बात करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जावा में क्या होता है, पहले सोर्स कोड कन्वर्ट होगा बाइट कोड में और बाइट कोड फर्दर कन्वर्ट होता है मशीन कोड में. इस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड इन्वॉल्व हो जाता है. तो मशीन कोड, सॉरी, सोर्स कोड मीन्स द कोड विच इज रिटन इन जावा. इसको हम सोर्स कोड कहते हैं या फिर जावा सोर्स कोड भी कहते हैं, जो भी आगे अगला टॉपिक है. जावा सोर्स कोड मींस द प्रोग्राम रिटन इन जावा. तो ये जावा सोर्स कोड होता है, ये कन्वर्ट होता है बाइट कोड में और बाइट कोड फर्दर कन्वर्ट होता है मशीन कोड में. तो ये जो बाइट कोड आ रहा है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द मशीन कोड, बट ये एक ऐसा कोड होता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. इसी से जावा को फैसिलिटी मिलती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी. अब कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये जो बाइट कोड कन्वर्ट हुआ ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है. हमें सोर्स कोड ले जाने की जरूरत नहीं है, सोर्स कोड नहीं ले जाना है, सिर्फ सोर्स कोड से बाइट कोड बनाना और बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन हो सकता है, राइट? तो इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है. अब होता कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल जावा सोर्स कोड कन्वर्टेड टू बाइट कोड विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, और उसके बाद बाइट कोड इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर. और ये जो इंटरप्रेटर मशीन कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जेवीएम. सॉरी, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं, जेवीएम, ठीक है. तो दिस इज द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा. नाउ कम्स जावा सोर्स कोड. जावा सोर्स कोड का मीनिंग क्या है, द प्रोग्राम रिटन इन जावा. तो जावा में जो प्रोग्राम लिखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जावा सोर्स कोड. फिर आता है ऑब्जेक्ट कोड. तो ऑब्जेक्ट कोड का मीनिंग होता है द कोड विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड. तो सोर्स कोड को कंपाइल करके कोड जनरेट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. तो इन जनरल इट इज ऑब्जेक्ट कोड, बट इन केस ऑफ जावा इसको हम लोग बाइट कोड भी बोलते हैं. तो बाइट कोड इज सेम एज ऑब्जेक्ट कोड इन केस ऑफ जावा, राइट. देन उसके बाद आता है हमारा बाइट कोड. बाइट कोड का मीनिंग क्या है, ऐसा कोड जो जनरेट होता है आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ जावा सोर्स कोड. जब जावा सोर्स कोड का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है, कंपाइल होता है, तो इट इज कन्वर्टेड टू बाइट कोड. एंड दिस बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट टू प्लेटफॉर्म. इसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है. देन कम्स जेवीएम. नाउ जेवीएम मींस जावा वर्चुअल मशीन. जो भी मैंने बताया था जावा कंपाइलेशन प्रोसेस में, जेवीएम का मीनिंग क्या है, जावा वर्चुअल मशीन. ये एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो उस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, राइट. सो बाइट कोड इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ जेवीएम. दिस इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन, राइट. सो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में. अभी जो भी मैंने बताया आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा. इन केस कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है. थैंक यू.